इश्क तेरा अज़ कलम परी खान। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अजानों से थोड़ी देर पहले ही बेला की आंख खुल गई थी। कमरे में गुप अंधेरा था। बेला ने अंधेरे में हाथ साइड टेबल पर मारते हुए साइड टेबल पर पड़े हुए लैंप को ऑन किया। लैंप की रोशनी से कमरे में एकदम से उजाला हो गया था। बेला की नज़र आगे पर पड़ी, जो किसी छोटे बच्चे की तरह बेला को खुद में भेंचे गहरी नींद सो रहा था। आगिर का एक हाथ बेला की कमर पर था, जबकि इसका चेहरा बिल्कुल बेला के चेहरे के करीब था। आगिर की भारी सांसें बेला के चेहरे पर पड़ रही थी। बेला बिना पलके झपकाए आगिर को देखे जा रही थी, जो इसकी ज़िंदगी में तूफान लाए खुद कितने मज़े से सो रहा था। बेशक वो बहुत हैंडसम था। काली दरमियानी आंखें जो हर वक्त गुस्से से बड़ी रहती थी, इस वक्त बंद थी। कड़ा तीखा नाक, ब्लैक ब्राउन होंठ, काली हल्की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी, काले बाल जो हर वक्त जल्द से सेट रहते हैं, इस वक्त इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। बेला ने हाथ बढ़ाए इसकी पेशानी से बाल पीछे किए। बेला ने बचपन से आगिर से मोहब्बत की थी। बचपन से ही बेला को आगिर के पीछे मंडलाती हुई लड़कियों से सख्त नफरत थी। जैसे जैसी बड़ी होती गई, इसकी मोहब्बत भी बढ़ती गई। आगिर भी इसके लेकर बचपन से ही बहुत पॉजेसिव था। ना बेला को किसी लड़के से बात करने देता और ना किसी लड़के को बेला के करीब आने देता था। आगिर बचपन से ही बेला को लेकर जुनूनी था, लेकिन आगिर कभी बेला के लिए अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पाया। बेला के मेडिकल कॉलेज जाने के बाद कियारा आगिर की ज़िंदगी में आई। कियारा और आगिर की बहुत सी आदतें आपस में मिलती थीं, जिसकी बिना पर आगिर ने कियारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया। इस मर्तबा मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूँगी और ना ही मैदान को ला छोड़ कर जाऊँगी। इस मर्तबा मैं लड़ूँगी, अपने हक़ के लिए लड़ूँगी। बहुत मनमानियाँ कर ली तुमने कियारा मैडम, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो मैं ही जीतूँगी और तुम्हें इस घर से और आगे की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूँगी। और तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। जितना तुमने मुझे रुलाया है, इससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें रुलाऊँगी। बेला आगे के मज़ीद नज़दीक हुए सरगोशी में बोली। वो न जाने कब से इसके चेहरे को देखे जा रही थी कि उसे अपने कानों में आगिर की सरगोशी सुनाई दी। ऐसे देखोगी तो यकीन कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कब देख रही थी तुम्हें। बेला एकदम से घबराकर आगिर से थोड़ा फासला अपनाए पीछे हुई। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शोहर हूँ, जितना मर्जी देखो। आगिर इसके करीब हुए तमाम फासले मिटा गया। दूर रहो मुझसे, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। बेला आगिर को खुद से दूर धकेलते उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर कमरे से बाहर भाग गई, जबकि आगिर उसे बाहर जाता हुआ देखता ही रह गया। नाश्ते के बाद सब हॉल में जमा थे। बेला बेटी, तुम क्या चाहती हो? देखो, निकाह तो तुम्हारा आगिर से हो गया है, वो अब तुम्हारा शोहर है। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या चाहती हो। तुम आगिर के साथ रहना चाहती हो? सालार बेला के सर पर हाथ रख के शफकत से बोले। सबकी नज़रें इस वक्त बेला पर थीं। बेला मेरे साथ ही रहेगी। बेला कुछ बोलती, आगे की आवाज़ हॉल में गूंजी। हम तुमसे नहीं, बेला से पूछ रहे हैं। इस बार जो बेला चाहेगी वही होगा, समझे तुम? सालार गुस्से से आगे की जानिब देखते हुए बोले। भाई, अगर आप नहीं चाहते बेला यहाँ से जाए तो आपको कियारा को इस घर से बाहर निकालना होगा, तभी बेला यहाँ रुकेगी। आपको बेला और कियारा में से किसी एक को चुनना होगा। कियारा, जो बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी, हीरा की बात सुने इसके हाथ पांव फूलने लगे। पल भर के लिए बेला और आगे की आंखें मिली। बेला फ़ौरन अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर गई। मैं बेला को नहीं छोड़ सकता। आगे बेला की जानिब देखे बोला। कियारा के पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन खिसक गई। जहाँ कियारा की हालत गैर हो रही थी, वहीं बेला के दिल को एक सुकून सा हासिल हुआ था। बेला को ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हर एक अफराद के दिल को सुकून मिला था। अरसलान, तुम क्या चाहते हो? भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। बेला आपकी भी बेटी है तो ठीक है। आज से 5 दिन बाद रोज़े जुम्मा आगिर की बेला के साथ और एरा की यारस के साथ रुखसती होगी। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। बेला का चेहरा भी शर्म से सुर्ख हो गया। आखिर ने जो फ़ैसला लिया है बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। कियारा नकली आंसू आंखों में सजाए बोली। ड्रामेबाज, फिर से इसका नया ड्रामा शुरू हो गया। अगर इस बार इसने कोई गड़बड़ की कोशिश की तो मैं सच में इसका मुंह तोड़ दूंगी। एला बेरा के पास खड़ी बड़बड़ाते हुए गुस्से से भरी नज़रों से कियारा को देखे जा रही थी। अगर आप सबको एतराज़ ना हो तो मैं भी आगिर और बेला की शादी में शरीक होना चाहती हूँ। आगिर का साथ ना सही, लेकिन इसकी शादी में शिरकत तो कर सकती हूँ। रुखसती के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
اگر تم شادی میں شریک ہونا چاہتی ہو تو ہو سکتی ہو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار اس کی جانب دیکھے بولے، تھینک یو انکل۔ یہ چڑیل پکا کوئی پنگا کرنے کے لیے یہاں رکی ہے۔ قسم سے اگر اس بار اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ایرا کا خون کھولنے لگا تھا کیارا کی بیتکی باتیں سن کے۔ ایرا ریلیکس ہو جاؤ، وہ اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر اسے ہماری شادی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دیکھنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کچھ نہ کریں، ورنہ یہ سدھرنے والی چیز ہے نہیں۔ اچھا بھائی صاحب، ہمیں اجازت دیں۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ نادیہ اور عامر بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ آج عامر بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ عامر اپنی لاڈلی بہن کی وجہ سے خاموش تھا۔ وہ آخر کے لیے اس کا پاگل پن اچھے سے جانتا تھا اور اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ بے شک اسے آخر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی کو بھی برداشت کر سکتا تھا۔ ہماری امانت کا خیال رکھیے گا، ہم جلد ہی اپنی امانت لینے آئیں گے۔ کلثوم بیلا کو گلے لگائے مسکرا گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ بیلا کہیں نہیں جائے گی، بیلا یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ آخر کی بات سنے سب مسکرا گئے سوائے عامر کے۔ بھائی بیلا اپنے گھر جائے گی تو ہم اسے اس گھر لے کر آئیں گے، اور ویسے بھی جس طرح تم نے چوری چھپے نکاح کیا ہے، رخصتی تو ہم بالکل ایسی نہیں کریں گے۔ ہماری بھی کوئی معاشرے میں عزت ہے۔ پورے رسم و رواج کے ساتھ بارات لے کر جائیں گے اور عزت سے بیلا بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لائیں گے۔ لیکن پاپا، میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا، جیسے میں نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ سالار آگے کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کے، شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھی۔ ایرا کے تمام ڈریس اس کے سسرال سے آ چکے تھے۔ بیلا کی ساری شاپنگ عامر نے خود کی تھی۔ وہ اپنی گڑیا کو اپنی پسند کے کپڑوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ یہ 5 دن کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ کل شام کو مایوں اور مہندی کی رسم ہونی تھی، جس کا فنکشن ساتھ میں ہی رکھا گیا تھا۔ پورا آفندی مینشن لائٹوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ مینشن میں شور و ہنگامہ مچا ہوا تھا، سب بہت خوش تھے۔ کیارا نے بھی ان 5 دنوں میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں کی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے ایرا آرس کے ساتھ بیٹھی تھی اور بیلا آگے کے ساتھ۔ بیلا اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ آخر کا دل کر رہا تھا خود کو اور بیلا کو کہیں غائب کر لیں ان سب کے بیچ میں سے۔ آخر بس رسمیں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کی برداشت ختم ہو رہی تھی، لیکن یہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رسمیں ختم ہونے کے بعد مجھے چھت پر ملو، آخر بیلا کے کان میں سرگوشی کیے پیچھے ہوا۔ بیلا حیرانگی سے آخر کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر بالکل سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا، تھکن اس کے چہرے پہ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تک رسمیں چلتی رہیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مہمان آئے تھے، جن کو آخر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے مووی والا پوز بنوا کے تھکا گیا تھا۔ رسمیں ختم ہونے کے بعد بیلا ایرا کے ساتھ اس کے روم میں چلی گئی تھی۔ آخر پچھلے 2 گھنٹے سے بیلا کا چھت پر انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بیلا کا نہ آنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ چھت پر چکر کاٹتا وہ مسلسل بیلا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بیلا کا یہ سوچ سوچ کر ہی برا حال ہو رہا تھا کہ آخر نے اسے چھت پر کیوں بلایا ہوگا۔ بیلا وہ دن آج تک نہیں بھولی تھی جب آخر نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ بیلا ٹینشن میں کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا ایرا کمرے میں موجود نہیں تھی، ورنہ وہ ایسے ٹینشن میں دیکھے سب کچھ اس سے اگلوا لیتی اور پھر اس پر ہنستی۔ بیلا ایرا جتنی بولڈ نہیں تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی، وہ جیسی تھی ویسی خوش تھی۔ بیلا ابھی اسی ٹینشن میں تھی کہ جاؤں یا نہیں۔ ایک دم دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر بیلا چونک گئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھے بیلا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اپنے سامنے آخر کو دیکھ کر بیلا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک بار میں میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آخر آنکھوں میں انتہا کی سختی لائے بولا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی دیکھ بیلا گھبراتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آخر وہ میں؟ بیلا کی آواز اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ کیا وہ میں؟ آخر 2 قدم آگے بڑھا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی کیا قسم کھا رکھی ہے؟ وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر گیا۔ بیلا اس کی باہوں میں بوکھلا کر رہ گئی۔ میک اپ اور جویلری وہ پہلے ہی اتار چکی تھی، لیکن سوٹ ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ اس سادگی میں بھی وہ اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اوپر سے نکاح کا جائز رشتہ اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پر جھکا، انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ بیلا اس کی جرأت پر گھبرا گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آخر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بیلا چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی گرفت سے نکال نہیں پائی۔ بیلا جتنا اسے خود سے دور کر رہی تھی، آخر اتنا ہی اسے کمر سے پکڑے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔
आखिर की इस कदर शिद्दत पर बेला की सांसें थमने लगी थी। इसके लबों को आज़ाद छोड़ता वो इसकी सुराहीदार गर्दन को अपने लबों से छूने लगा। बेला का कातिल सरापा उसे मदहोश कर रहा था। आखिर इसकी फिक्र किए बगैर अपने प्यासे लबों को सैराब कर रहा था। बेला की हालत गैर हो रही थी। बेला की आधी बची जान भी तब निकली जब आगिर ने इसके बदन से इसका दुपट्टा अलग किया। नहीं आगिर। बेला की आंखों से चंद कतरे इसके गालों पर गिरे। आगिर ने अपनी सुर्ख हुई आंखों से इसकी जानिब देखा। ये आंसू किस बात के हैं? हम दोनों का निकाह हुआ है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम पर हक रखता हूँ। एक बार फिर इसके लबों पर झुका, इन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। बेला बेबस हुई अपनी आंखें ज़ोर से बंद किया। आगिर के पीछे हटने का इंतज़ार कर रही थी कि एकदम से दरवाज़ा खुलने पर आगिर इससे अलग हुआ। एरा जो अपने ही ध्यान में अंदर दाखिल हुई थी, सामने आगिर को देखे और उसके साथ खड़ी बेला की बेतरतीब हालत को देखे मुस्कुरा गई। सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। एरा दरवाज़ा बंद किए वापस जाने वाली थी कि बेला की आवाज़ पर रुकी। नहीं एरा, तुम गलत टाइम पर नहीं, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आगिर अभी जाने ही वाला था। बेला ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था एरा के आने पर। आज तो तुम्हें एरा ने बचा लिया, लेकिन कल तुम्हें कौन बचाएगा? कल के लिए तैयार रहना। आगिर इसके कान में सरगोशी किए कमरे से निकल गया। बेला ने इसके जाने पर गहरा सांस खारिज किया। आज इनकी रुखसती थी। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। बेला और एरा भी पार्लर से आ चुकी थी। दोनों बारातें आ गई थी। सब लोग उनके इस्तकबाल में लगे हुए थे। सबसे मिलने मिलाने के बाद आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा था जिसका सबको इंतज़ार था। निकाह की रस्म के लिए एरा को बाहर स्टेज पर बिठाया गया था, लेकिन आरएस की ही नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन आधा घंटा हो गया था सबको आरएस को ढूंढते हुए। सबका परेशानी से बुरा हाल था। हाल में मौजूद सब मेहमानों की आपस में सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी। एरा, बेला कहाँ है? आखिर भागते हुए स्टेज तक आया। भाई, बेला तो रूम में थी। एरा अपने आंसू साफ किए बोली। एक गम कम था कि ऊपर से एक नई परेशानी ने इन्हें आ घेरा था। बेला कहीं नहीं है, मैंने हाल पूरा छान मारा है। आमिर भी हामते हुए इनके पास आया। कियारा किधर है? आखिर आसपास नजरें दौड़ाए बोला। कियारा भी कहीं नज़र नहीं आ रही। भाई, इस कियारा की बच्ची नहीं, ये सब क्या है? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। आरएस को भी इसने ही गायब किया होगा। गुड़िया, तुम कहाँ हो? आगे ने परेशानी से हॉल का एक एक कमरा चेक किया था। सब मिलकर बेला और आरएस को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चल रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ढूंढने में। कियारा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। कौन हो तुम? क्यों उठा के लाए हो मुझे यहाँ पर? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। बेला जब से होश में आई थी बस चिल्लाई जा रही थी। बेला ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार करती हुई रो रही थी। एक सुनसान से कमरे में वो बिल्कुल वहाँ अकेली थी। कुर्सी से इसके दोनों हाथ बांधे हुए थे। न जाने वो कब से यहाँ मौजूद थी। उसे बस इतना याद था कि वो कमरे में दुल्हन बैठी थी कि कोई नकाबपोश खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। इसके बाद से बेला को कुछ याद नहीं था। वो यहाँ पर कैसे आई, कौन लाया, उसे कुछ याद नहीं था। बेला ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी कि किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दी और फिर एक साया नमूदार हुआ। बेला की नज़रें साए से होती हुई इस शख्स पर पड़ी। हाँ, ये वही नकाबपोश था जो उसे यहाँ लाया था। नकाबपोश ने जब नकाब हटाया तो बेला अपने सामने आरएस को देखकर हैरान हुई। क्या हुआ मिसेस आगिर अफंदी? यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लो, मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, फ़लाँ फ़लाँ। मुझे आगिर से ज़्यादा अमीर बनना था, लेकिन तुम आगिर से कम कहाँ हो। बेला सदमे में थी। इससे आगे भी कब था? इसके जितनी पावर नहीं थी मेरे पास। जिस तरह मेरे पापा हमेशा इसके पापा के आगे झुके रहे हैं, सारी ज़िंदगी मैं नहीं झुक सकता था। और तुम्हारी एरा के साथ शादी? बेला को एरा की फ़िक्र होने लगी। एरा से मैंने सच्चा प्यार किया था क्योंकि वो मुझे आगिर और इसके बाप से मुख्तलिफ लगती थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो भी अपने बाप और भाई की तरह ही खुदगर्ज़ है, इसलिए छोड़ दिया मैंने उसे भी। और मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो? बेला आरएस की जानिब देख के बोली, जो पागल हो चुका था। वो क्या है ना, तुम्हारे शोहर ने अपने बहुत से दुश्मन बना रखे हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। जेम्स स्कॉट कमरे में दाखिल हुआ बोला। तुम्हारे शोहर ने मुझे बर्बाद किया था, मेरी फैमिली को घर से बेघर किया, यहाँ तक इन्हें सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे जो कभी अपने पाँव ज़मीन पर नहीं रखते थे, तुम्हारे शोहर की वजह से सड़कों पर भीख मांगते रहे।
उसे बहुत गुरूर है ना खुद पर। आज इसका सारा गुरूर चकनाचूर होगा जब वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगा। सुना है बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो वो इस इंसान की आंखें निकालने की जरूरत रखता है। जेम्स बेला के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुए बोल रहा था। बेला अपनी आंखें बंद किए अपनी सांस रोके इसके हाथों से अपना चेहरा दूर ले जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम फिक्र ना करो बेबी डॉल, तुम्हारा शोहर तुम्हें बचाने आता ही होगा। ओह सॉरी, तुम्हारी मौत का तमाशा देखने। आज तुम्हें इसकी आंखों के सामने मारकर इसका सारा गुरूर सारी अकड़ हाथ में ना मिलाती तो मेरा नाम भी जेम्स नहीं। गुड़िया गुड़िया कहाँ हो तुम? आगिर की आवाज़ ने तीनों को बाहर की तरफ मतवज्जो किया। चिल्लाना बंद करो मिस्टर आगिर अफंदी, तुम्हारी बीवी यहाँ है और कुछ ही देर में इसकी रूह परवाज कर जाएगी। जेम्स ने बंदूक की नोक बेला के सर पर रखते हुए कहा। जेम्स की बातें सुने बेला आंसू से भरी हुई आंखों के साथ डरी सहमी सी आगिर की जानिब देखने लगी। खबरदार जेम्स, जो तुमने मेरी गुड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। आगिर चिल्लाते हुए इसकी जानिब बढ़ा। मिस्टर आगिर अफंदी, मुझे बाद में ज़मीन में गाड़ना, पहले अपनी बीवी को तो बचा लो। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मैंने कहा था गेम अभी ऑफ नहीं हुआ, मैं वापस आऊँगा तो देखो मैं वापस आ गया। और सिर्फ वापस ही नहीं आया बल्कि कई दिन से मैं तुम्हारे घर पर नज़र रखे हुए था। और जहाँ आरएस जैसे साथी मिल जाएं वहाँ काम थोड़ा और आसान हो जाता है। आगिर ने अफसोस से आरएस की जानिब देखा। उसे जेम्स से ज़्यादा गुस्सा तो इस पर आ रहा था। अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझा था इसने, लेकिन इसने क्या सिला दिया, इसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। जेम्स ने गुस्से से आगिर की जानिब देखा और अपनी रिवॉल्वर का रुख बेला की जानिब किए ट्रिगर दबाया। गोली की आवाज़ के साथ पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज़ से आगिर की सांसें एकदम से रुक गईं। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? आमिर आगिर के पीछे बंदूक पकड़े खड़ा चिल्लाया। गोली जेम्स के बाजुओं पर लगी थी। बंदूक इससे हाथ से निकल कर दूर जा गिरी। इसने गुस्से से घूरकर आमिर की जानिब देखा। आरएस शूटर, गोली मार दो उसे, ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जेम्स बाजुओं पर हाथ रखे आरएस की जानिब देखते हुए चिल्लाया। बंद करो अपनी बकवास वरना जान से मार दूंगा। आगिर गुस्से से जेम्स की जानिब बढ़ा। मार दो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी बीवी को न मार दूँ मैं नहीं मरने वाला। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को दर दर्द की ठोकरें खानी पड़ी, सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जेम्स गुस्से से चिल्लाया। तुम हाथ तो लगाओ मेरी गुड़िया को, मैं जान निकाल दूंगा। आगिर गुस्से से इसकी जान नहीं बढ़ा जबकि आमिर ने उसे थाम लिया। होश से काम लो आगिर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। तब तक हमें उसे किसी तरह उलझाए रखना है ताकि ये बेला को नुकसान न पहुँचा सके। यकीनन इन दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। जेम्स, तुम्हें जो करना है जल्दी करो और निकलो यहाँ से, इससे पहले पुलिस यहाँ आ जाए। आरएस दोनों की बातें सुनता हुआ चिल्लाया। हाँ मार दो मुझे, अगर इससे तुम्हारी फैमिली और तुम्हें सुकून हासिल है तो मार दो मुझे, बेला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। जेम्स आगे की जानिब देखे, मुस्कुराए नीचे पड़ी बंदूक उठाने लगा। इससे पहले ही आमिर इसकी टांग का निशाना लिए फायर कर गया। टांग पर गोली लगने से जेम्स वहीं ज़मीन पर गिर गया। आगिर सीधा बेला की जानिब भागा, इसके हाथ पांव खोले उसे सीने से लगा गया। गुड़िया तुम ठीक तो हो? आगिर इसके हाथ पैर टटोलने लगा। आगिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेला उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली। आगिर उसे ज़ोर से खुद में भेज गया जबकि इन दोनों को देख जेम्स की आंखों में गुस्सा उतर आया। मुश्किल से खड़े हुए इसने आमिर को धक्का दिए बंदूक इससे छीन ली। इससे पहले गोली चिल्लाता फायर की आवाज़ कमरे में गूंजी। इसके साथ ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई। मिस्टर आगिर की बीवी को अगवा करने की सूरत में और इन पर जानलेवा हमला करने की सूरत में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करती है। पुलिस ऑफिसर ने हथकड़ी जेम्स को पहनाते हुए कहा। इंस्पेक्टर, उसे भी साथ ले जाएं, ये भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। इनफैक्ट किडनैप तो इसी ने किया था बेला को। आमिर आरएस को पुलिस के हवाले किए बोला। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहनाए वहाँ से ले गई। आगिर ने आरएस की जानिब देखते हुए अफसोस से अपनी आंखें बंद की। भाइयों से बढ़कर माना था इसने इसे, लेकिन इसने इसकी मोहब्बत और एतबार का क्या सिला दिया था। मेंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। एरा के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेला उसे गले से लगाए पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एरा की हालत देख हर एक की आंख नम थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देख आगे का दिल फट रहा था। इसने एरा को हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुशियाँ बांटते ही देखा था।
आखिर और बेला ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ बेला का था। वो जानती थी ये वक्त इसके लिए कितना मुश्किल है। वो खुद भी इस सब से गुजर चुकी थी। 1 महीने बाद एरा अफंदी बिनते सालार अफंदी, आपका निकाह आहिल खान वल्द रज़ा खान से सिक्का रायजुलबाग 50 लाख रुपए हक महर तय पाया है। क्या आपको ये कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बेशुमार आंसू इसकी आंखों से बहे थे, लेकिन वो अपनी वजह से अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती थी। इसलिए अपने बाप और भाई के कहने पर इसने बिना तू तरा किए ये रिश्ता कबूल कर लिया था। रुखसती की रस्म अदा हो चुकी थी। दोनों की रुखसती का फंक्शन एक ही दिन रखा गया था और इसका इंतज़ाम अफंदी मेंशन में ही किया गया था। पहले एरा को इसके शोहर के साथ रुखसत किया गया था। इसके बाद बेला को आगिर के कमरे में छोड़ा गया। न जाने कितनी ही जल्दी आज का दिन ख़त्म हो गया था। एरा को बार बार अपने पापा याद आ रहे थे, जो रुखसती टाइम बहुत रो रहे थे और साथ साथ उसे हिदायत भी कर रहे थे कि आखिर तुम्हारा शोहर है और सारी ज़िंदगी तुमने इसके साथ ही गुजारनी है। यही है वो जो मेरे बाद तुम्हारी इज़्ज़त और जान का मुहाफ़िज़ है। एरा हाँ में सर हिलाए इनके गले लगकर खूब रोई थी, जबकि बेला का भी यही हाल था। छोटी मोटी रस्में करने के बाद एरा को आहिल के रूम में बिठा दिया गया। एरा बेड पर अपना लहंगा फैलाए कमरे को अपनी जांचती नज़रों से देख रही थी। कमरा बहुत ही अच्छे से सेट किया हुआ था। पूरा कमरा और कमरे में पड़ा हुआ फर्नीचर सब ब्लैक एंड वाइट था। यहाँ तक खिड़की पे लगे हुए पर्दे भी ब्लैक थे। कमरे में वार्डरोब के साथ बुक शेल्फ पर बेशुमार बुक देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस कमरे में रहने वाले अफराद को बुक पढ़ना बहुत पसंद होगा। एरा को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। थोड़ी ही देर में आहिल कमरे में दाखिल हुए, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आकर बैठा। एरा उसे पास बैठा देख खुद में सिमट गई। एरा आहिल से 1-2 बार बिजनेस मीटिंग में ही मिली थी, तब उसे क्या पता था कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे गुजरे हुए लम्हे के बारे में बात नहीं करूँगा और ना ही कुछ सुनना चाहूँगा। मैं एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ, मैं एक बहुत सादा और सादगी पसंद इंसान हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार एक मीटिंग के दौरान देखा था तो तुम मुझे अच्छी लगी। 1-2 बार मिलने पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, लेकिन मेरी बदकिस्मती पता करने पर पता चला कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है। तो पहली बार मैं ज़िंदगी में उदास हुआ था और पहली बार मैंने खुदा से अपने लिए तुम्हें मांगा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। सालार साहब ने जब मुझसे तुम्हारे बारे में बात की तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इसकी बातें सुने एरा पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कोई इससे इस कदर मोहब्बत भी करता है। उसे तो लगा था शायद मोहब्बत तो इसके नसीब में है ही नहीं। आरस की बेवफाई के बाद एरा अंदर से बिल्कुल टूट सी गई थी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में कौन है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अब तुम्हारे दिल और तुम्हारी ज़ुबान पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम्हारे ख़्यालों में, तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ मैं हूँ। आहिल की बातों में ऐसा कुछ था कि एरा चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें चंद दिनों का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को मेंटली और फिज़िकली तैयार कर लो। आहिल इसकी पेशानी को अपने लबों से छुए पीछे हुआ वार्डरोब की जानिब चला गया। इसके जाते ही एरा उसे नज़रें उठाए देखने लगी। चौड़ा सीना जो शायद कसरत करने से फैला हुआ था, तकरीबन 6 फुट लंबा कद, ब्राउन बाल जो सलीके से सेट किए हुए थे, ब्राउन भूरी आंखें, खड़ा नाक, गुलाबी ब्राउन होंठ, बड़ी हुई दाढ़ी जो इसकी मर्दाना वजाहत को मज़ीद निखार रही थी। बेशक वो बहुत हैंडसम था। एरा उससे बड़े गौर से देख रही थी कि आहिल के इसकी जानिब देखने पर वो जल्दी से नज़रें घुमा गई। आगिर ने कमरे में कदम रखा तो बेला बेड पर बैठी हुई काफ़ी घबराई हुई थी। आगिर आहिस्ता से इसके पास आते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले इसे अपने करीब खींच गया। वैसे आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आगिर इस रात को याद किए बेदर्दी से इसके लबों को निशाना बनाते हुए बोला। बेला इसके जारहाना अंदाज पर घबरा कर पीछे हुई। आगिर ने उसे खींचकर एक बार फिर उसे अपने करीब किए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? कितनी बार बोला है मुझे खुद से दूर मत किया करो। वो सख्ती से कहता एक बार फिर से इसके लबों पर छुपा। बेला को अपने लबों पर चुभन सी महसूस हुई। अगले ही लम्हे आगिर ने उसे खुद से अलग किया, बेड पर लिटाया। बेला ने अपने लबों को छुआ जहाँ खून की एक नन्ही सी बूंद थी। कुछ भी कर लो गुड़िया, लेकिन कभी भी मुझे खुद से दूर मत करना। आगिर इस पर झुके इसके गाल को ज़ोर से काटते हुए बोला। बेला इसके दर्द को महसूस किए ज़ोर से अपनी आंखें मूंद गई। अगर इस बार तुमने कोई मुज़ाहमत की तो बहुत पछताओगी। वो उसका दुपट्टा इसके वजूद से अलग करते हुए एक एक करके इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। बेला आंखें खोले इस जुनूनी इंसान को देखने लगी जो खुमार बड़ी आंखों से उसे ही देख रहा था। गुड़िया तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो।
क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, बेला इसकी बात काटे बीच में बोली। तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, जुनून हो तुम मेरा। तो फिर कियारा क्या थी, बेला आखिर को बीच में ही टोके बोली। इसकी खातिर तो तुम ये मुल्क ही छोड़कर चले गए थे, क्या इससे इतनी मोहब्बत करते थे? वो मोहब्बत नहीं, एक अट्रैक्शन था। पता नहीं कैसे मैं इसकी तरफ खिंचा चला गया। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में मौजूद फीलिंग को कभी समझ ही नहीं पाया। मेरे लिए तो तुम मेरी गुड़िया थी, जिसे मुझे हर बुरी नज़र से बचा कर रखना था। इससे आगे मैंने कभी सोचा ही नहीं। कियारा के जाने के बाद मुझे लड़कियों से नफ़रत होने लगी, लेकिन मुझे तुमसे कभी नफ़रत नहीं हुई, बल्कि वापस आने के बाद तुम्हें लेकर मेरा जुनून मज़ीद बढ़ता ही गया। और इस दिन इस लड़के को तुम्हारे साथ देख मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। इससे आगे बेला बोली। बेला इतनी मासूम शक्ल बनाए बोली कि आखिर मुस्कुरा गया और शिद्दत से इसके लबों को छुए पीछे हुआ। आखिर मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो वसीम मेरा फ्रेंड नहीं था, वो एरा का फ्रेंड था। इसके कहने पर हम दोनों एक साथ होने का ड्रामा कर रहे थे, तुम्हें जेलस करने के लिए। मैं जानता हूँ। आखिर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए अपने दहकते लबों से इसकी सुराहीदार गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। तुम्हें पता था, लेकिन कैसे? बेला इसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर किए हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगी। निकाह के बाद मैं वापस वसीम के पास गया था, तब इसने मुझे सारी सच्चाई बताई। तो तुमने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? बेला ने अपनी आंखें बड़ी की। पहले तो मैं तुम दोनों की अच्छी खासी क्लास लेने वाला था, लेकिन ये सोचकर चुप कर गया कि तुम्हारे इस नादान प्लान की वजह से मैं तुम्हारे लिए अपनी फ़ीलिंग को समझ पाया। अगर तुम ये सब ना करती तो शायद मैं कभी अपनी फ़ीलिंग को समझ ही ना पाता। आखिर कहे दोबारा इस पर झुका। कियारा का क्या बना? बेला याद आने पर बोली। गुड़िया बस कर दो, अब मज़ीद तुम्हारी ज़ुबान से एक और लफ्ज़ भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसके बालों का जूड़ा खोले इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। आज बस तुम मुझे महसूस करो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। तुमने बहुत तंग किया है मुझे, आज सब हिसाब सूद समेत वसूल करूँगा। आखिर लाइट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसके नाजुक वजूद को खुद में समेट गया। ये रात दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। दोनों ने आज एक दूसरे को पा लिया था। वो बात गाउन पहने जैसे ही बाहर निकली, अपने सामने आहिल को देखकर थोड़ा शर्मिंदा हुई। जब वो नींद से बेदार हुई थी तब आहिल रूम में नहीं था। जल्दी में बात लेने के चक्कर में एरा अपने कपड़े भी बाहर भूल गई थी, इसलिए बात गाउन पहने ही बाहर आ गई। आहिल जो अभी जिम से लौटा था, इसने एक भरपूर नज़र इसके सरापे पर डाली। घुटनों तक आते बात गाउन में इसका सरापा इस कदर हसीन लग रहा था कि आहिल खुद को इसके करीब जाने से रोक ही नहीं पाया। वो मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गई थी। इसकी बेबाक नज़रें खुद पर महसूस किए वो बेड पर पड़े हुए अपने कपड़ों की जानी पड़ी। अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि आहिल ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब किया। अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए वो इसके सीने से आ लगी। आहिल की इस हरकत पर एरा का दिल ज़ोर से धड़का। दोनों की आंखें चंद सेकंड्स के लिए आपस में मिलीं। कुछ तो ऐसा था इसकी आंखों में कि एरा अपनी नज़रें चुरा गई। एरा जो खुद को बहुत बोल्ड समझती थी, आज इसकी सारी बोल्डनेस हवा हो गई थी। इसके वजूद से आती हुई खुशबू से पागल कर रही थी। उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसकी आहिल इसके गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मुहर सख्त किए इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारने लगा। आहिल के अचानक रद्द अमल पर इसका वजूद बर्फ़ की माने ठंडा पड़ चुका था। आहिल। एराबा मुश्किल उसका नाम पुकार पाई। अपने नाम की पुकार पर इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। आज पहली बार इसने एरा की ज़ुबान से अपना नाम सुना था। आहिल इसकी कमर में हाथ डाले उसे मज़ीद अपने करीब किए इसके होंठों पर झुका। इससे पहले कि वो इसके होंठों पर अपनी शिद्दत लुटाता, एरा अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ गई। आहिल इसकी इस हरकत पर हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे टाइम दोगे। एरा इसकी बाहों में अपना सांस रोके बोली। आहिल की गिरफ्त इसकी कमर पर ढीली हुई। वो कैसे भूल सकता है, अभी कल ही तो इसने उसे टाइम दिया था ताकि वो इस रिश्ते को अच्छे से समझ जाए। आहिल उसे छोड़े एक नज़र इस पर डाले वॉशरूम में चला गया। इसके जाते ही इसने गहरा सांस खारिज किया और अपने कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम में चली गई। आखिर प्लीज़ मुझे सोने दें। सारी रात आखिर की शिद्दतें बर्दाश्त किए वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन आखिर ने तो इससे दूर ना होने की कसम खाई हुई थी। वो सारी रात ना खुद सोया था और ना उसे सोने दिया था। अभी बेला की 2 मिनट पहले ही आँख लगी थी कि आखिर एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर गया था। आखिर मुझे बहुत नींद आ रही है। बेला नींद से सो हुई आंखों से इसकी जानिब देखे बहुत मासूमियत से बोली। आखिर को इसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। वो एक बार फिर से इसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिए अपनी शिद्दत लुटाने लगा। बेला इस जुनूनी इंसान के आगे बेबस थी, इसलिए इसने चुप रहने में आफियत समझी।
کیونکہ سنی تو اس نے ہے نہیں تھی، وہ چاہے کچھ بھی کہہ لے، کرنی تو اس نے اپنی مرضی ہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آہل کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے ایرا کو دیکھنے تک کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ایرا بہت حد تک سنبھل چکی تھی۔ آہل کی ماں، اس کی ساس ایرا کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ان کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا ایرا کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایرا آہل کے گھر نہ آنے پر ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ آہل کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا، اس لیے اس کی مصروفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ دوسرا، وہ ایرا کو کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ واہ کیا بات ہے، لگتا ہے ساس بہو میں بہت دوستی ہو گئی ہے۔ آج آفس میں کام جلدی ختم ہو جانے پر آہل وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ ایرا جو اپنی ساس کی سر کی مالش کرتے ہوئے ان سے ہنس ہنس کر نہ جانے کون سی بات کر رہی تھی کہ آہل کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آج تم جلدی واپس آ گئے؟ ہاں، آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ آہل بولتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے مالش کر رہی ایرا کو دیکھ رہا تھا، جو اسے خود کو دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں سے باتیں کرنے کے بعد آہل فریش ہونے کے خیال سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر صوفے پر موبائل میں کھوئی ہوئی ایرا پر پڑی۔ آہل کو اس کا موبائل میں اس قدر ڈوبا ہونا اچھا نہ لگا۔ آہل چاہتا تھا وہ اس کی اس قدر دیوانی ہو جائے کہ اس کی ایک آہٹ سے ہی وہ اسے پہچان جائے۔ آہل کمرے کا دروازہ زور سے بند کیے اندر کی جانب بڑھا۔ ایرا دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے آہل کو دیکھ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ ہرگز ایک ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، لیکن آہل کے سامنے نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے سامنے بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کر اسے عجیب سی فیلنگ آتی تھی۔ آج سے پہلے ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہونے پر بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی فیلنگ تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ آفس سے واپس آنے کے بعد میں سب سے پہلے چائے ہی پیتا ہوں۔ آہل کو اسے بتانا مناسب لگا۔ وہ چاہتا تھا باقی بیویوں کی طرح اس کا کام بھی اس کی بیوی کرے، جس طرح اس کی ماما اس کے پاپا کا کرتی تھی، جیسے اس کی بہن اپنے شوہر کا کرتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں بھی ایرا کو لے کر ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ ایرا ہاں میں سر ہلائے فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے تو چائے بنانی نہیں آتی۔ یا اللہ، اب یہ چائے کیسے بنتی ہے؟ وہ ہاتھوں میں ڈیروں ڈبے پکڑے کنفیوز کھڑی تھی کہ چائے میں کیا ڈالے۔ چھوٹی بی بی جی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ ایرا کو پریشان دیکھ کر بولی۔ چائے میں سب سے پہلے کیا ڈالا جاتا ہے؟ ایرا اتنی معصومیت سے بولی کہ ملازمہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بی بی جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، چائے میں بنا دیتی ہوں۔ اوکے، پر جلدی بنانا۔ ایرا خوش ہوئی اپنی جان چھوٹ جانے پر۔ صاحب آپ کی چائے۔ ایرا میڈم کہاں ہے؟ آہل ملازمہ کو چائے لاتا دیکھ صاف لہجے میں بولا۔ اسے ملازمہ کا چائے لانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ چھوٹی بی بی صاحبہ تو بڑی بی بی کے کمرے میں ہے۔ اچھا تم جاؤ۔ آہل کو ایرا پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ آخر جو ابھی آفس سے گھر آیا تھا، بیلا کو ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد کچن میں آیا۔ بیلا کو کچن میں دیکھ سب نوکروں کو آہستہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب نوکر غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کر باہر چلے گئے۔ آغر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا تو بیلا چونک کر پیچھے ہوئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کے پیٹ سے لگائے، اس کے کان میں سرگوشی کی اور کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر۔ آغر چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ بیلا کچن میں ادھر ادھر نظریں دوڑائے بولی، لیکن یہ دیکھ کر اسے تسلی ہوئی کہ آس پاس کوئی نہیں رہا۔ آغر چھوڑو مجھے ابھی بہت کام ہے، مجھے آج کھیر بنانی ہے۔ کھیر؟ اور تم؟ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آغر اس کا مذاق بناتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، میں ہی کھیر بنا رہی ہوں۔ یہ ایک رسم ہے جس میں نئی دلہن سب گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بناتی ہے اور پھر سب اسے بدلے میں گفٹ دیتے ہیں۔ بیلا خوش ہوئی بولی، دھیان رکھنا تمہاری کھیر کھانے کے بعد سب گفٹ دینے کے بجائے ہسپتال نہ پہنچے ہوں۔ آغر کا کہہ کہا کچن میں گونجا۔ اب اتنی بھدوری نہیں میری کوکنگ، ایسی کھیر بناؤں گی سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ وہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تم یہاں میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ بیلا اس کے مذاق پر منہ پھلا گئی۔ میں تو پیار کرنے آیا تھا۔ آغر اس کے کان میں سرگوشی کیے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آغر چھوڑو مجھے بھی کھیر بنانی ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن آغر نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔
میں نے بولا تھا نا مجھے خود سے دور کبھی مت کرنا، مجھے تمہاری یہ مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنی بازوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کہاں تھی تم؟ ایرا ابھی روم میں داخل ہوئی تھی کہ آہل کی روکدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے چائے تمہیں لانے کو بولا تھا، ملازمہ کے ہاتھ کیوں بھجوائی؟ آہل چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اسے اس کی طرف غصے میں دیکھ ایرا کا تو دل خوف سے کانپ گیا۔ آج تک کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ میں آنٹی کے کمرے میں گئی تھی، انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے چائے ملازمہ نے بنائی تھی تو میں نے بولا وہی دے بھی آئے گی۔ ایرا اس کی غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھے بولی، آئندہ سے میرے سارے کام تم کرو گی، یہاں تک ناشتہ بھی اب تم بنایا کرو گی، میری بیوی تم ہو نہ کہ وہ ملازمہ۔ آہل کا اس قدر غصے پر ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک اسے کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، اس لیے اسے ڈانٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ ایرا کا دل بھر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہل مزید کچھ کہتا، اس کے آنسو دیکھ کر اس کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ ہنی پلیز رو مت۔ آہل اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا۔ ایرا اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی۔ اسے ناک بڑھتا دیکھ اس میں بولنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ ہنی میری جان، مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر گیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب معصومیت سے دیکھنے لگی۔ آہل کو اس کی رونی صورت پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن جلد ہی اپنے جذبات چھپا گیا۔ وہ اپنا وعدے پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ صبح آہل جم سے واپس آیا تو ایرا کو کمرے میں نہ پا کر تھوڑا پریشان ہوا۔ جب بھی وہ جم سے واپس آتا تھا ایرا سوئی ہوتی تھی، لیکن آج کمرہ بالکل خالی تھا۔ آہل فریش ہوئے کپڑے چینج کے باہر آیا تو ایرا کو کچن میں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ آہل خوشگوار موڈ میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ماما نہیں آئی ناشتے پر؟ نہیں صاحب، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، ایرا بیبی نے انہیں جگانے سے منع کر دیا تھا۔ آہل کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ آہل کب سے ٹیبل پر بیٹھا اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا، جب ایرا اسے کھانے کی ٹرے لیے کچن سے آتی دکھائی دی۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھے وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ آہل نے ایک نظر ٹرے میں رکھے پراٹھے کو دیکھا، ساتھ جلا ہوا آملیٹ اور کپ میں کالی شاہ چائے دیکھ کر اس کا دل خراب ہوا۔ کیوں پسند نہیں آیا ناشتہ؟ ایرا اسے عجیب سی شکلیں بناتا دیکھ پوچھنے لگی۔ نہیں، بہت اچھا بنا ہے۔ آہل اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، ایک دو بار بنانے سے ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ آہل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کھانے لگا۔ ایک دو نوالے میں ہی اس کی بس ہو گئی تھی، اس سے زیادہ نہ وہ کھا سکتا تھا، نہ اس میں ہمت تھی، اس لیے میٹنگ کا بہانہ کیے اس کی پیشانی پر لب رکھے اسے خدا حافظ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایرا کو خوشی تھی کہ آہل نے اس کا بنایا ہوا ناشتہ پسند کیا تھا، اس نے اب روز آہل کے لیے ناشتہ بنانے کی ٹھان لی تھی۔ واہ، آج تو پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آہل آفس کے لیے تیار ہوا، کرسی کھینچے بیلا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ میری بیٹی نے جو آج ناشتہ بنایا ہے۔ کلثوم بیگم بیلا کی جانب دیکھے بولی، واؤ، آج کل بہت کوکنگ ہو رہی ہے، کبھی کھیر کبھی ناشتہ، سسرال کی بہت خدمتیں کی جا رہی ہیں۔ آخر پراٹھا اٹھاتا ہوا بولا، یہ پراٹھا کم کسی ملک کا نقشہ ضرور لگ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے؟ اچھا، یہ میرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ یہ صرف تایا ابو اور تائی امی کے لیے ہیں۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پراٹھا لیے واپس رکھ گئی۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بیلا بیٹی کیا بات ہے؟ ارسلان اسے منہ پھلائے دیکھ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ تایا ابو کل سب نے مجھے گفٹ دیے، لیکن آپ کے بیٹے نے کھیر بھی کھا لی اور مجھے گفٹ بھی نہیں دیا۔ آخر یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے بیلا بیٹی کو گفٹ نہیں دیا؟ پاپا، وہ میں بھول گیا تھا۔ اب تمہیں کھانا تبھی ملے گا جب تم ہماری بیٹی کے لیے گفٹ لے کر آؤ گے۔ بیلا ارسلان کے اس حکم پر مسکرا گئی۔ پاپا، اب آپ کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو بھوکا رکھیں گے؟ دیکھ لے ماما، کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، سلار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے تم ہماری بیٹی کو تحفہ دو گے پھر ہی تمہیں کچھ کھانے کو ملے گا۔ اچھا، سب نے پارٹی بدل لی تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا آپ مجھے ناشتہ۔ آگے کہے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بیلا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں وہ سچ میں ناراض ہو گیا ہو۔ بیلا کو اب نئی ٹینشن لگ گئی تھی۔ سالار اور کلثوم بیلا کو پریشان دیکھ مسکرا گئے۔ شام کو آہل آفس سے لوٹا، کچھ ہی دیر میں ایرا چائے بنائے کمرے میں لے آئی۔ آہل جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، اپنے سامنے اسے دیکھ اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایرا تو آہل کو آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس ٹائم وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آہل اسے خود میں گم دیکھ کے مسکرا گیا۔ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچے۔
हनी, इस तरह देखोगी तो मैं अपना किया हुआ वादा भूल जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना। इसके करीब हुए, इसके कान में सरगोशी की, अब उसे होश में लाया। एरा इसकी बातों की गहराई समझते हुए फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर गई। वो मैं चाय लाई थी। चाय की जानिब इशारा किया। वो इससे थोड़े फासले पर खड़ी हुई। वो मुझे आंटी बुला रही थी, मैं भी आती हूँ। एरा इसकी बेबाक नज़रों से बचने के लिए बहाना बनाए वहाँ से भाग गई। आगिर, प्लीज़ खाना खा लो। आगिर जब से ऑफिस से आया था, चेहरे पर गुस्सा सजाए बैठा था। नाराज़ तो बेला थी। उसे मनाने की बजाय ये जनाब खुद नाराज़ होकर बैठ गए थे और बेला उसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आगिर, प्लीज़ खा लो, मैंने यूट्यूब से देख देख अपने हाथों से बनाया है, खा कर तो देखो। बेला इसकी मिन्नतें किए थक चुकी थी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस खाने से मान जाऊंगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। तो तुम किस तरह मानोगे? बेला को पछतावा हो रहा था कि सुबह इसने इसके हाथ से पराठा क्यों छीना। वही खाने देती, कम से कम इतनी मेहनत तो ना करती पड़ती। सारा दिन उसे हो गया था किचन में घुसे हुए, लेकिन जनाब थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरा ये नहीं, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा। तुम्हें मीठा खाना है, मैं भी लेकर आती हूँ। बेला सोफे से उठी थी कि आगर उससे बाजुओं से खींचे खुद पर गिरा गया। वो वाला मीठा नहीं, ये वाला मीठा। इसके होंठों पर उंगली फेरे बोला। इन पर झुके इसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। इसके शिद्दत से वो इसके होंठों पर झुका हुआ था कि चंद ही सेकंड में वो बेला की सांस को ला गया था। बेला इसकी गिरफ्त में मछली की तरह तड़पती हुई मचलने लगी। आखिर अपनी तशनगी पूरी किए पीछे हुआ। इसकी बिगड़ी हुई हालत देख मुस्कुरा गया। आखिर तुम किसी दिन मेरी जान नहीं लोगे। इस कदर शिद्दत पर बेला हाँफते हुए बोली, जब जब मुझे नाराज़ करोगी ऐसा ही होगा। आखिर कहे सोफे से उठा और कोट की जेब से 2 टिकट निकाले इसके सामने रखी। ये क्या है? बेला हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम्हारा गिफ्ट है। आखिर खड़ा इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। ये तो दुबई के टिकट हैं। क्या हम दुबई जा रहे हैं? बेला उछलती हुई आखिर के सीने से जा लगी। आखिर इसकी खुशी को देखते हुए ज़ोर से उसे गले लगा गया। ये सफ़र बेला की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र साबित हुआ था। वो आगिर के साथ बहुत खुश थी। पूरे सफ़र में आगिर ने 1 मिनट के लिए भी बेला का हाथ नहीं छोड़ा था। इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास ये था कि इसकी गुड़िया इसके साथ थी। गुज़रते हर लम्हे के साथ बेला ने अपने रब का शुक्र अदा किया था। जिसे चाहा था उसे इसके रब ने इसकी झोली में डाल दिया था। जितना भी इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करे कम था। इसकी सोच से बढ़कर इसने उसे दिया था। इसने कहाँ सोचा था कि आखिर इससे इतनी मोहब्बत करेगा कि इसके गुज़रते हर लम्हे को इतना हसीन बना देगा। आखिर की संगत में इसकी ज़िंदगी ख्वाब जैसी गुजर रही थी। उसे सबसे मोहब्बत मिली थी, लेकिन इसने हमेशा आखिर की मोहब्बत पाने की ख्वाहिश की थी और इसे ना आगे की मोहब्बत मिली थी, बल्कि इसने हर अंदाज में उसे बताया था कि वो इसके लिए कितनी ख़ास है। एरा बिल्कुल तैयार बैठी थी। आज आहिल उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाने वाला था। जब से इनकी शादी हुई थी, आज पहली बार दोनों एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे। एरा आहिल की दी हुई ब्लू साड़ी में बालों को खुला छोड़े, हल्का हल्का मेकअप किए, कानों में भारी झुमकी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया उसे आहिल का इंतज़ार करते हुए। आहिल था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहिल को लेकर इसके दिल में अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी, प्यार की फीलिंग। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो कैसे किसी को दोबारा अपने दिल पे हुकूमत करने दे सकती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता आहिल की आदत सी होती जा रही थी। इसके काम करना, इसके लिए चाय बनाना उसे अच्छा लगने लगा था। गुड़िया उठ भी जाओ, कितना सोती रहोगी। आखिर काफ़ी देर का जगा हुआ था, जबकि बेला थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर की इतनी कोशिशों के बावजूद बेला अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। गुड़िया, अगर तुम अभी नहीं उठी तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा और यकीनन मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसके कान के करीब वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला। आखिर तुम बहुत बदतमीज़ हो। ना मुझे रात को सोने देते हो और ना ही दिन में। बेला दूसरी तरफ करवट बदले दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। क्या करूं? तुमने ना जाने कौन सा जादू मुझ पे कर दिया है कि मैं तुमसे 1 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए मोहब्बत से बोला। आखिर प्लीज़ मुझे सोने दें। बेला अपनी गर्दन पर इसकी गर्म सांसें महसूस किए आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी सोने का टाइम नहीं है और तुम कैसे सो सकती हो? तुमने तो घूमने जाना था। अब इस तरह से सारा वक्त सोते गुजार कर तुम खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आखिर इसके गालों को काटते हुए बोला। आखिर प्लीज़, आपकी गुड़िया इस वक्त सोना चाहती है।
بیلا اتنی معصومیت سے بولی کہ عاقر کو اس کی معصومیت دیکھ اس پر بے حد پیار آیا۔ عاقر بھی باہر کا پلان کینسل کیے اسے اپنی باہوں میں بھرے، اپنے سینے پر اس کا سر رکھے سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا سکون تو اسی میں تھا، اگر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی تو وہ جا کر کیا کرتا۔ آہل ہم کہاں آئے ہیں؟ ایرا گاڑی ایک فارم ہاؤس کے آگے روکتی دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ ایرا کی نظریں گاڑی سے باہر فارم ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے، تمہیں پتہ ہے پاپا کو یہ جگہ بہت پسند تھی اور مجھے بھی یہ جگہ بہت پسند ہے۔ شہر کے شور سے دور یہ ایک پرسکون جگہ ہے۔ مجھے ہماری پہلی ڈیٹ کے لیے سب سے بہتر یہی جگہ لگی، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے، تیسرا کوئی وجود نہیں۔ آہل اس کے پاگل کر دینے والے سراپے کی جانب نظریں گاڑے بولا، ایرا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ ایرا کا ہاتھ پکڑے آہل اسے اندر پول کی جانب لے گیا۔ پول والی سائڈ کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ ایرا کی تو حیرت سے آنکھیں ہی کھل گئیں۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے پول کے پاس لگے ہوئے ٹیبل کی جانب لائے، اسے کرسی پر بٹھایا، خود سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایرا تو پول کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ نیلے پانی پر پڑتی ہوئی چاند کی روشنی اسے اس قدر دلکش بنا رہی تھی کہ نظریں تھی اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا اس کے اندر ایک سکون پیدا کر رہی تھی۔ اچھا لگا؟ آہل اس کے چہرے پر پھکڑی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھے خود بھی ہلکا سا مسکرا گیا۔ بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، شکریہ مجھے یہاں لانے کے لیے۔ ایرا اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ خود بھی مسکرا گئی۔ آہل کے اشارے پر ایک آدمی جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا، کھانا لائے ان کے ٹیبل پر سیٹ کیے وہاں سے چلا گیا۔ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ ہیرا انکل ایک بہت ہی بہترین کک ہے، میں اسپیشلی ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے یہاں آتا ہوں، اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں۔ ایرا تجسس سے بولی، کھا کر دیکھو، تم بھی ان کے کھانے کی دیوانی ہو جاؤ گی، یہ میں یقین سے کہتا ہوں۔ آہل کے منہ سے اتنی تعریفیں سنے ایرا کھانے کو لے کر بہت پرجوش ہوئی تھی۔ ایرا نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں لایا تھا کہ آہل اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں یہ تو بہت لذیذ ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا ٹیسٹی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ ایرا کھانے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھی، اب تو میں ہر سنڈے یہاں آنا چاہوں گی صرف یہ کھانا کھانے کے لیے۔ ایرا مسکرا گئی، آہل بھی اسے دیکھے مسکرا گیا۔ بیلا جب سے روم میں آئی تھی غصے سے بھری یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ بیلا کی بہت ضد پر عاقر اسے کلب لے کر گیا تھا، لیکن وہاں عاقر کے ارد گرد چھوٹے کپڑے پہن کر منڈلاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس لیے ایک منٹ بھی وہاں رکے وہ عاقر کو لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل تو ان لڑکیوں کو اچھی خاصی سنانے کا تھا، لیکن عاقر کے روکنے پر وہ وقتی طور پر چپ تو کر گئی تھی، لیکن اب رہ رہ کر اسے وہ سین یاد آ رہے تھے۔ غصہ تو اسے عاقر پر بھی تھا، ان لڑکیوں کے پاس آنے پر بھی۔ عاقر نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ایرا میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، میں بس ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہو جیسے میں رکھتا ہوں۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنے بھائی اور اپنے والدین کی خاطر کی تھی۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہ ہوتے تو میں اس وقت تمہارے ساتھ یہاں موجود نہ ہوتی۔ ایرا کہے اپنی نظریں جھکا گئی، اس میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آہل مسکرائے، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ آہل جیسے ہی اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں اور کینڈل سے سجا دیکھ ایرا کا چہرہ مزید شرم سے سرخ ہو گیا۔ آہل اسے بیڈ پر رکھے، اپنی شرٹ اتارے، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے، اس کے لبوں پر چھکے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی آہل کی شدتیں کم ہونے کی بجائے مزید ہی بڑھی تھی۔ ایرا اس کی شدتوں کو برداشت کیے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بے شک ایک خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ آخر نے کمرے میں قدم رکھا تو بیلا کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج بیلا کی جلن دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ صرف وہی اس کے لیے پاگل نہیں تھا، بیلا بھی اس کے لیے اتنی ہی پاگل تھی۔ اس کی حالت سوچ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ آخر آنکھیں بند کر کے وہیں بیڈ پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ آخر اٹھ کر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ بیلا واش روم کے پاس نظریں چکائے کھڑی تھی، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ گھٹنوں تک آتی شارٹ میکسی پہنے وہ اس کی 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس نے اوپر اٹھایا۔ میری گڑیا ان لڑکیوں سے اتنا جل گئی، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا، اس کی باتوں کا مطلب سمجھے،
बेला ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा तो आगिर का कहकहा पूरे कमरे में गूंज उठा। उसे हंसता देख बेला उसे खुद से दूर किए वापस जाने ही वाली थी कि आगिर ने इसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। इतनी मेहनत से मेरे लिए तैयार हुई हो तो मुझसे दाद तो वसूल कर लो। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए इसके होशरुबा सरापे को अपनी बाहों में भरे बेड पर ले आया। बेला, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें अपनी खूबसूरत ज़ाहिर करने के लिए इन छोटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम सादगी में भी मुझे चारों शानिचित करने की सलाहियत रखती हो। उसके चेहरे पर झुके इसके होंठों को अपने होंठों की दस्तरस में ले गया, जबकि बेला इसके लम्स को महसूस किए इसकी बाहों में पिघलने लगी थी। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। क्यों मानी मैंने तुम्हारी बात? क्यों मानी आरएस? अपने बाल दोनों हाथों में दबोचे पागल होने को था। 2 महीने हो गए थे दोनों को जेल में। लाख कोशिश के बावजूद न जेम्स जेल से छूट पा रहा था और ना ही आरएस। यहाँ तक इसका बाप सालार से और आगिर से अपने बेटे की माफ़ी भी मांग चुका था और उसे जेल से रिहा करवाने की इल्तिजा भी बहुत बार कर चुका था, लेकिन आगिर ने इसकी एक नहीं सुनी थी। अगर इसके बस में होता तो वो इन दोनों को इससे भी बुरी सज़ा देता। इसकी गुड़िया को हाथ लगाने वाले को ज़िंदा कैसे छोड़ सकता था? तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जेम्स उसके कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली देने लगा। कब निकलेंगे? ये बात सुनते हुए मुझे 2 महीने हो गए। अभी तक कुछ नहीं किया तुमने। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरा फ्यूचर सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। आरएस अपना सर दीवार के साथ पटकते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जेम्स अपनी सारी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन हर कोई आगिर अफंदी सालार का नाम सुनते ही घबरा जाता था। कोई वकील इनका केस लेने को तैयार ही नहीं था। 2 साल बाद, या अल्लाह, ये कितनी प्यारी है। एरा अपने हाथों में नन्ही सी बच्ची उठाए उसे प्यार कर रही थी। मेरी बेटी है, प्यारी तो होगी। आगिर ने इसके हाथों में अपनी चंद घंटे की बच्ची को देखते हुए कहा। भाई आप पर नहीं, बेला पर गई है, इसकी तरह बिल्कुल मासूम सी। एरा बेला को देख के मुस्कुरा गई। आगिर भी मुस्कुरा गया। एरा बिल्कुल सही कह रही थी, इसकी बेटी बिल्कुल इसकी गुड़िया की कॉपी थी। बारी बारी सब उसे गोद में लिए प्यार कर रहे थे। आगिर बेला के पास बैठा इसके कान में शुक्रिया अदा किए, इसकी परेशानी को अपने लबों से छुए पीछे हुआ। आगे काउंटर पर बेला दाकिए पलटा ही था कि अपने सामने कियारा को देख चौंक गया। बिखरी हुई हालत, आंखों के नीचे से हल्के खुश्क काले होंठ। आगे को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आगे तुम? कियारा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बेला के साथ बहुत गलत किया। इसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे दे दी है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेला से बोलो मुझे माफ़ कर दे। शायद तुम लोगों के माफ़ करने से मेरे गुनाह थोड़े कम हो जाएं और अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। कियारा सबके सामने इसके आगे हाथ जोड़े आंखों में बेशुमार आंसू लिए बोली। आगिर को आज इस पर गुस्से से ज़्यादा तरस आ रहा था। आज उसे यकीन हो गया था अल्लाह के इंसाफ पर। इसके घर देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। जब वो किसी इंसान की रस्सी दराज छोड़ता है तो ये देखने के लिए कि वो इंसान किस हद तक गिर सकता है। जब वही रस्सी वो खींचता है तो इंसान चारों शानिचित हो जाता है। कियारा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। खुदा तुम्हारे बेटे को जल्द सेहत याब करे और लंबी ज़िंदगी दे। आगे कहे आगे बढ़ गया। कियारा हाथ जोड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती हुई वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। आज पछतावे के सिवाय इसके पास कुछ नहीं था। ख़त्म शो। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।